So today we had to study about the rising power of China, as right now we are studying alternative centers of power. And last day we talked about the status and nature or this emerging European Union as a regional organization और इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल सिनेरियो में कौन सा इन्फ्लुएंस रखती है यूरोपियन यूनियन, वो भी हमने कल स्टडी किया। और आज हमने जो स्टडी करना है वो चाइना के बारे में है। एज फार एज चाइना इज कंसर्न्ड, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जहाँ पर वो रिवोल्यूशन आया, तो वो 1949 में वजूद में आया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 1949। और जहाँ तक चाइना की बात है, इब्तिदा में इन्होंने बेसिकली अ कम्युनिस्ट कंट्री, रशिया की तरह ये भी एक कम्युनिस्ट कंट्री थी या कम्युनिस्ट कंट्री है। तो इब्तिदा में इन्होंने क्या किया, इन ऑर्डर टू प्रॉस्पर, इन ऑर्डर टू डेवलप, एक्सेलरेट देयर इकोनॉमी, इन ऑर्डर टू make prosperity in their economic sector, they followed Soviet Union economic model. So when they utilized it, when they followed and implemented that very Soviet Union economic model, they realized very soon that it is not going to benefit us. उन्होंने बहुत जल्दी इनको ये एहसास हुआ कि सवेत इकोनॉमिक मॉडल फॉलो करने से हमें उतना ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा था। तो उन्होंने इसके लिए अल्टरनेटिव सोचे। फिर इसके लिए इन्होंने अल्टरनेटिव सोचे और इनकी जो लीडरशिप थी ड्यूरिंग 1970s, उन्होंने बड़े बदलाव किए, बड़े पॉलिसी डिसीजंस उन्होंने ले लिए। उन्होंने देखा कि जो हम सवेत इकोनॉमिक मॉडल फॉलो कर रहे हैं, इसमें ऑर्थोडॉक्स कम्युनिस्ट प्रिंसिपल्स है। ऑर्थोडॉक्स कम्युनिस्ट प्रिंसिपल्स मतलब यू आर नॉट गोइंग टू कैरी ऑन ट्रेड विद द वेस्टर्न वर्ल्ड, यू आर नॉट गोइंग टू कैरी ऑन ट्रेड विद द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक कंट्रीज। तो उस मॉडल से इनको लगा, इनको रियलाइज हुआ दैट वी आर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट फ्रॉम दिस वेरी मॉडल, वी आर नॉट मेकिंग एनी ह्यूज प्रॉस्पेरिटी एज फार एज दिस वेरी मॉडल इज कंसर्न। तो जो चाइना की लीडरशिप थी इन 1970s, व्हाट दे डिसाइडेड इन 1970s, चाइनीज लीडरशिप डिसाइडेड एंड दे डिसाइडेड थ्रू मेजर पॉलिसी डिसीजंस। जो मेजर पॉलिसी डिसीजंस थे वो यही थे कि ये जो इकोनॉमिक मॉडल हम सोवियत यूनियन का फॉलो कर रहे हैं, हम इससे बाहर आ जाएं, हम जो वेस्ट के साथ अपनी रिलेशन है वो ठीक करेंगे, जो कॉर्डियल रिलेशन है वेस्ट के साथ वो हम ठीक करेंगे। तो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ इनकी जो इकोनॉमिक सेक्टर में अगर उनको ट्रेड करना होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना होगा, जो ये पहले सोवियत मॉडल से नहीं कर पा रहे थे, अब वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉडल को ये फॉलो करने लगे थे धीरे धीरे। जब इनने 1970s में ये सोचा कि अपनी ये जो आइसोलेशन है हम इसको खत्म करेंगे, अपनी जो आइसोलेशन है उसको हम खत्म करेंगे। तो वो जो आइसोलेशन थी, जो ये बाउंड थे एक सोवियत इकोनॉमिक मॉडल के तहत, उसमें ये आइसोलेशन का शिकार हो रहे थे, कोई बेनिफिट इनको नहीं मिल रहा था। तो इन ऑर्डर टू ग्रैब बेनिफिट्स, मेजर पॉलिसी डिसीजंस इन्होंने किए 1970s में। और उनमें एक बड़ा डिसीजन ये था, एंडिंग आइसोलेशन बाय मेकिंग कॉर्डियल रिलेशंस विद वेस्टर्न कंट्रीज, इन पर्टिकुलर विद यूनाइटेड स्टेट्स। और उन्होंने वैसा किया, एंडेड देयर आइसोलेशन by establishing cordial relations with United States from 1972। तो उसके बाद जब इन्होंने अपनी आइसोलेशन जो है एज फार एज इकोनॉमिक सेक्टर इज कंसर्न, अपनी आइसोलेशन इन्होंने खत्म कर दी और उसके बाद उन्होंने अपनी रिलेशन वेस्ट के साथ ठीक की। तो इन्होंने प्रेफरेंस जो दी, सबसे पहले इन्होंने 4 मॉडर्नाइजेशंस की। चाइनीज प्रीमियर जो था जोन एनलाई, इन दोज टाइम्स जोन एनलाई जो थे, उन्होंने 4 मॉडर्नाइजेशंस का ऐलान किया। 4 सेक्टर्स में हमने मॉडर्नाइज करना है अपने आप को, एज फार एज दोज 4 वेरी सेक्टर्स वर कंसर्न्ड। एग्रीकल्चर उसमें आता है, उसमें इंडस्ट्री भी आती है, उसमें मिलिट्री भी आती है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मिलिट्री और इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये 4 एरियाज थे जिनमें उन्होंने 1972 के दौरान पहले इन्होंने आइसोलेशन खत्म कर दी, फिर वेस्ट के साथ इन्होंने आइसोलेशन खत्म करके वेस्ट इन पर्टिकुलर यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अपनी रिलेशन ठीक की, कॉर्डियल रिलेशन ठीक की। उसके बाद इन्होंने जो वहां के प्रीमियर थे तब, जो एनलाई, उन्होंने 1973 में 4 एरियाज में मॉडर्नाइजेशन का ऐलान किया था। एज फार एज द मॉडर्नाइजेशन इन 4 सेक्टर्स वर कंसर्न, the 4 sectors were agriculture, industry, military, science and technology। तो 1973 में वो ये 4 एरियाज में मॉडर्नाइजेशन करते हैं। तो सोवियत मॉडल को खैरबाद कह के इन्होंने थोड़े से बदलाव लाए थे, रिफॉर्म्स लाए थे इकोनॉमी में। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो उन्होंने बाद में किए थे, लेकिन थोड़े से रिफॉर्म्स उन्होंने अपनी रिलेशन में किए थे। बाय एंडिंग आइसोलेशन दे एस्टैब्लिश्ड कॉर्डियल रिलेशन विद द वेस्ट इन 1972, एंड इन वेरी नेक्स्ट ईयर, दैट इज इन 1973, they proposed, the premier of China those times
Zhou Enlai proposed modernizations in 4 areas, and those areas were agriculture, industry, military, science and technology, and they proposed these very modernizations in the year 1973. उसके बाद जो चाइना के लीडर आ जाते हैं डेंग जियोपिंग जो आते हैं वो आते हैं 1978 के दौरान, और 1978 इज द हिस्टोरिक ईयर एज फार एज चाइनीज रिफॉर्मर्स वर कंसर्न, बिकॉज चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी का ऐलान किया, ओपनिंग द ट्रेड, import export with the west as well, not only eastern countries but with the western countries as well. तो 1978 में चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर दिए, तो ओपन डोर पॉलिसी इनकी रही है और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का इन्होंने ऐलान किया 1978 में. एंड एज फार एज द लीडर इन दैट वेरी टाइम वाज कंसर्न, दैट वाज डेंग जियोपिंग. तो जो मॉडर्नाइजेशन का ऐलान किया था 1973 में वो जो एनलाई थे, और अब जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का ऐलान 1978 में इन्होंने किया ओपन डोर पॉलिसी के तहत, तो वो डेंग जियोपिंग थे. तो इसमें चाइना ने क्या किया, ओपन डोर पॉलिसी को फॉलो करके, या उन्होंने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए उन्होंने फॉलो की, दे फॉलोड ओन पाथ इन मार्केट इकोनॉमी. तो मार्केट इकोनॉमी में उन्होंने ज्यादा प्रेफरेंस अपने रिसोर्सेज पे दिया, दे फोकस्ड ऑन देयर ओन रिसोर्सेज, और चाइना धीरे धीरे ग्रो होने लगा. सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये भी है, चाइना का जो लैंडस्केप है, जहां पर इसकी लोकेशन है जियोग्राफिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके सी लेन्स है अराउंड, और दूसरी चीज रिसोर्सेज में भी ये रिच है, तीसरी चीज पॉपुलस कंट्री है ये, और चौथी चीज पॉलिटिकल इंटरफ्रेंस इसका रहा है रीजन पे. अब राइट नाउ वो पूरे वर्ल्ड पे है, बट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इट वाज ओवर ऑल इट्स रीजन, जो इसके नेबरिंग टेरिटरीज में आते हैं, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं या यूरेशिया में आते हैं. तो चाइनीज इकोनॉमी में धीरे धीरे ये बदलाव आने लगे थे. सवेत मॉडल को खैर बात कह के वेस्ट के साथ रिलेशन ठीक करना, फिर प्रपोज करना कुछ एरियाज में, उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना और अपने रिसोर्सेज पे फोकस करना. तो ये सारी चीजें जो थी धीरे धीरे चाइना को प्रॉस्पर करने लगे, और 1982 में चाइनीज क्या करते हैं, वो प्राइवेटाइज करते हैं एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर को वो प्राइवेटाइज करते हैं 1982 में. तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होने के साथ साथ वहां पर एग्रीकल्चरल यील्ड जो है वो इंक्रीज और इम्प्रूव्ड क्वालिटी कहा जाता है. इसके अलावा एक और फील्ड में वो ये इंडस्ट्री में भी वो प्राइवेटाइजेशन करते हैं. तो पहले वो एग्रीकल्चर में प्राइवेटाइजेशन करते हैं जैसे 1982 में, और उसके बाद 1998 में चाइना जो है, चाइनीज रिजीम, वो इंडस्ट्री में भी प्राइवेटाइजेशन करते हैं. तो 1982 एग्रीकल्चरल प्राइवेटाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर इन 1998. और जहां तक चाइना के इकोनॉमिक जोन्स की बात है, चाहे शंघाई का रीजन हो या बाकी चाइनीज जो सिटीज है जिनमें खासतौर पे ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट या एफडीआई ज्यादा आते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स ज्यादा आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए. तो जो ट्रेड, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है चाइना के, जहां तक इकोनॉमी की बात है, कुछ जोन्स होते हैं अपनी इकोनॉमी को प्रॉस्पर करने के लिए. तो चाइना में भी जो जोन्स है वहां पर फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं, फॉरेन एंटरप्राइजेस आ जाते हैं, एमएनसीज आ जाते हैं. तो वो जो जोन्स है दे आर नोन एज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. टिल लेट वहां पर पाबंदियां थी, सैंक्शंस थी, लेकिन धीरे धीरे जब चाइना ने एग्रीकल्चर प्राइवेटाइज करने के बाद, इंडस्ट्री प्राइवेटाइज करने के बाद, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में चाइना ने जो रेस्ट्रिक्शंस थी वो हटा दी. एबॉलिशन ऑफ बैरियर्स, एबॉलिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. उससे क्या हुआ, चाइना को उससे बड़ा बेनिफिट हुआ, उसकी जो इकोनॉमी है वो ज्यादा बूस्ट हो गई. क्यों? क्योंकि एमएनसी या जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में बढ़ता गया. जो ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में चाइना ने ये पाबंदियां हटा दी, उसके बाद ही वहां पर जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो इंक्रीज होने लगी. तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बड़े अहमियत के हामिल है जहां तक एक कंट्री की इकोनॉमी की बात है. तो इससे एक तो इनकी एफडीआई इंक्रीज हुई, और दूसरा रिसेंटली जो गैट, लेट 90s में जो गैट को रिप्लेस किया था ऑफस्प्रिंग विंग ने. तो गैट अगर पेरेंट विंग है तो उसकी जो ऑफस्प्रिंग विंग है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर भी बना चाइना इन 2001. और इसके अलावा चाइनीज इकोनॉमी को देखते हुए ये रियलाइज करने लगे जो एक्सपर्ट्स होते हैं, दैट टिल 2040 चाइना इज गोइंग टू रिप्लेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर. तो ये चाइना के बारे में है सिंपल कुछ चीजें. लेकिन जहां तक जियोपॉलिटिक्स की बात है, एज फार एज चाइना इज कंसर्न, अगर इसके नेबरिंग एरिया में हम देखेंगे, चाइना बहुत कंट्रीज के साथ बायलेटरल लेवल पे चाइना
कुछ इनिशिएटिव्स, कॉमन इनिशिएटिव्स पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर स्पेक पे काम कर रहे हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। वहां पर वो गवादर पोर्ट बना रहे हैं, उस पर वो इन काम कर रहे हैं। तो वो बड़ा मतलब इनको जोड़ रहा है ऊपर सेंट्रल एशिया से, और इधर ये चाइना से मतलब बड़ा बेनिफिट हो रहा है। तो चाइना और पाकिस्तान वहां पर इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। और अगर नीचे देखेंगे तो बांग्लादेश के साथ वो पोर्ट पे काम कर रहे हैं, श्रीलंका के साथ वो पोर्ट पे काम कर रहे हैं। अगर म्यांमार के साथ देखेंगे तो रिसेंटली उन्होंने उसके साथ भी मतलब वो पोर्ट पे काम कर रहे हैं, या उन्होंने उनके साथ भी ऐलान किया है रिसेंटली, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये अभी मतलब नेबरहुड में कुछ कंट्रीज है जिनके साथ चाइना ये कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके साथ साथ जू जू ईरान की रिलेशन इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका के साथ डिस्टेंस्ड हो रही है, उतनी ही वो रिलेशन चाइना और ईरान के बीच क्लोज हो रही है। तो चाइना इसके अलावा पाकिस्तान को छोड़ के, म्यांमार को छोड़ के, बांग्लादेश और श्रीलंका को छोड़ के ईरान के साथ भी ये इन जैसे इनिशिएटिव्स पे काम करते हैं। इसके अलावा एक और चीज जो अहमियत का हामिल है जहां तक चाइनीज इकोनॉमी की बात है, वो है जो साउथ चाइना सी है। साउथ चाइना सी अगर उसकी लोकेशन, अगर आपने जियोग्राफी या मैप में देखा होगा, उसकी जो लोकेशन है वो ईस्ट एशिया में है, ईस्ट एशिया में है। अगर हम मैप पे देखते हैं तो चाइना की साउथ में है वो, और वियतनाम फिलिपाइन के वेस्ट में है, और वियतनाम के ईस्ट में है। तो वहां से वो ये साउथ चाइना सी जो है, दैट इज एक तरह से दैट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के बीच एक कनेक्टिंग लिंक है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में कुछ आइलैंड्स भी है, और साउथ चाइना सी जो है वहाँ बहुत सारे रिसोर्सेज भी है, ऑयल पेट्रोलियम के वहाँ पर जखायर है। और इसी वजह से कुछ आइलैंड्स भी है जो इंपॉर्टेंट एज फार एज रिसोर्सेज की बात है, उस एंगल से वो बड़े इंपॉर्टेंट है। उस पर कॉन्फ्लिक्ट है चाइना को बाकी कंट्रीज के साथ, फॉर एग्जांपल वियतनाम के साथ, या मलेशिया, इंडोनेशिया, या इसके अलावा फिलिपाइन के साथ, या वहाँ पर अमेरिकन इंटरफेरेंस भी रहता है। कि जिस तरह फॉर एग्जांपल चाइना इंडिया के साथ जो रिलेशन रहती है, कभी अरुणाचल को अपना हिस्सा बताते हैं, कभी सिक्किम को अपना हिस्सा बताते हैं, तो वहां पर इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। इसी तरह जो साउथ चाइना सी है, वहां पर भी चाइना क्लेम करता है कि ये वाला आइलैंड हमारा है, वो वाला आइलैंड हमारा है, वो वाला हिस्सा हमारा है। तो उस वहां भी छोटे छोटे इसको माइनर इश्यूज है। अदरवाइज जो साउथ चाइना सी है वहां पर दैट इज रिच रिसोर्स, इन रिसोर्सेज वो बड़ा रिच है। और इसके अलावा वो जहां तक ट्रेड की बात है, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात है, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, चाहे इंडियन ओशन की बात हो या पैसिफिक ओशन की बात हो, इनके बीच एक कनेक्टिंग लिंक जो है वो है साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी पे भी अपनी डेवलपमेंट्स बरकरार रखे हुए हैं चाइना, दैट इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू दी इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ चाइना। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिक्स में इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जो 2013 में चाइनीज लीडर जी जिनपिंग ने किया है। जी जिनपिंग ने 2013 में अनाउंस किया, सितंबर अक्टूबर 2013 में उन्होंने ऐलान किया सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और मैरीटाइम सिल्क रोड, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट एंड मैरीटाइम सिल्क रोड। जहां तक सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट की बात है और मैरीटाइम सिल्क रोड की बात है, तो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट लैंड पे है, लैंड से जा रहा है, जमीनी रोड है। और जहां तक मैरीटाइम सिल्क रोड की बात है वो ओशन के थ्रू कनेक्टिविटी है। तो एक जो यहाँ पर एक इनिशिएटिव जो है वो लैंड के थ्रू कनेक्टिविटी है, और दूसरा जो है वो वाटर्स के थ्रू कनेक्टिविटी है। और एज फार एज दीज बेल्ट्स एंड रोड्स आर कंसर्न, दे रन विया एशिया, अफ्रीका एंड यूरोपियन कंटिनेंट। तो दैट मीन्स ये जो चाइना का जो ये इनिशिएटिव है बेल्ट और रोड, वन बेल्ट या वन रोड, या जिसको हम कह सकते हैं सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट या मैरीटाइम सिल्क रोड, ये जो इनिशिएटिव्स है जियो पॉलिटिक्स में, ये कनेक्ट करते हैं एशियन कंटिनेंट को अफ्रीकन कंटिनेंट के साथ, और अफ्रीकन कंटिनेंट को ऊपर यूरोप के साथ। तो एशिया, अफ्रीका और यूरोप को, ये तीनों कंटिनेंट्स को जोड़ते हैं जो ये चाइना के डेवलपमेंट्स है, SREB एंड MSR। तो SREB एंड MSR, तो ये दो इनिशिएटिव्स है, एक रोड से है और एक वाटर बॉडीज से हैं। और इनको अगर हम कलेक्टिवली देखेंगे, कलेक्टिवली इनको नाम दिया जाता है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। जहां तक जियोपॉलिटिक्स या इकोनॉमिक ग्रोथ की बात है, तो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। जहां तक एक कंट्री के
इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स की बात होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ट्रेड होता है वो बंदरगाहों से होता है, सी पोर्ट से होता है, समुद्री रस्तों से होता है। तो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन का वहाँ बड़ा अहम कंट्रीब्यूशन रहता है। जहां तक बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव्स की बात है, these will be serviced, ये कैसे चलेंगे? These will be serviced by network of roads, fast track railways, fiber optics या फाइबर ऑप्टिक लाइन्स जो हैं, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और ट्रांसकॉन्टिनेंटल कनेक्टिविटी। तो ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स है, ये कैसे सर्विस में होंगे, ये कैसे आपको एडवांटेज दे रहे हैं? क्योंकि आप कनेक्ट हो रहे हो थ्रू नेटवर्क ऑफ रोड्स, थ्रू नेटवर्क ऑफ फास्ट ट्रैक रेलवेज, थ्रू सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, थ्रू फाइबर ऑप्टिक lines, through satellite system as well, and through transcontinental connectivity। और जहां तक बात है SREB की, मतलब सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट की, जहां तक जो लैंड मास से रोड जा रहा है इस इनिशिएटिव में, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, जो लैंड से जा रहा है रोड, वो किसको कनेक्ट कर रहा है? वो चाइना को सेंट्रल एशिया के साथ जोड़ता है। तो सेंट्रल एशिया में आपने पता है वहां कजाकिस्तान वगैरह आते हैं। तो चाइना ये जो सिल्क रोड है, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, जो लैंड से जाएगा वो चाइना को कनेक्ट करता है सेंट्रल एशिया के साथ, और सेंट्रल एशिया को यूरोप नॉर्थ में रशिया के साथ, और रशिया को फिर ईस्ट में वेस्ट में यूरोप के साथ। तो चाइना से सेंट्रल एशिया, से रशिया, से यूरोप। तो ये एक रूट है जहां तक सिल्क रोड की बात है, लैंड मास के थ्रू। और दूसरा जो रोड है, जो ये सिल्क रोड है, वो किसको कनेक्ट कर रहा है? वो चाइना से सीधे सेंट्रल एशिया, उसके बाद वेस्ट एशिया जिसमें सऊदी अरब, इसराइल या ये चीजें आती, ये कंट्रीज आती हैं। तो चाइना, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, उसमें पर्शियन गल्फ भी आता है, ईरानियन गल्फ भी आता है, और आगे अफ्रीकन कंटिनेंट के पास मेडिटेरेनियन सी भी आता है। तो वहां तक ये पहुंच जाता है दूसरा रोड। तो 3 रोड्स निकलते हैं जो लैंड मास से रोड जाता है, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट। उसके 3 रोड्स निकलते हैं जो कनेक्ट करते हैं चाइना को सेंट्रल एशिया के साथ, फिर आगे सेंट्रल एशिया को रशिया के साथ, और रशिया को आगे यूरोप के साथ, एक रोड। और दूसरा कर रहा है कनेक्ट चाइना को सेंट्रल एशिया से, फिर सेंट्रल एशिया से वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया से पर्शियन गल्फ, और उसके बाद मेडिटेरेनियन सी तक। और जो तीसरा रोड है इस सिल्क रोड में, वो चाइना को कनेक्ट कर रहा है साउथ ईस्ट एशिया के साथ, आसियान कंट्रीज के साथ, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलिपाइन, कंबोडिया आता है। तो चाइना को ये सिल्क रोड जो है, तीसरी जो कनेक्टिविटी है, वो कहाँ से जाती है, किन रोड्स को कनेक्ट करती है, किन एरियाज को कनेक्ट करती है? चाइना से वो सीधे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में चला जाता है, और वहां से सार्क नेशंस यानी साउथ ईस्ट नेशंस में आता है, साउथ एशियन नेशंस में आता है। तो चाइना को ये तीसरा रोड कहाँ कनेक्ट करता है? पहले आसियान कंट्रीज के साथ, उसके बाद सार्क कंट्रीज के साथ, उसके बाद नीचे इंडियन ओशन के साथ। तो चाइना टू साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, टू सार्क नेशंस मतलब साउथ एशियन नेशंस, और डाउनवर्ड्स टू इंडियन ओशन। तो ये 3 सिल्क रोड्स है, सिल्क रोड्स के 3 ये रूट्स बन जाते हैं जो लैंड मास के थ्रू चाइना को कनेक्ट करते हैं, कहीं रशिया यूरोप से मिला देते हैं, कहीं अफ्रीकन कंटिनेंट के पास ले जाते हैं वेस्ट एशिया से, तो कहीं ईस्ट एशिया, साउथ एशिया और इंडियन ओशन से मिला देते हैं। तो ये 3 रूट्स निकलते हैं, 3 रोड्स निकलते हैं लैंड के थ्रू, जो रोड्स हैं, जहां तक सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट की बात है। उसके बाद जो मैरीटाइम सिल्क रोड की बात है, जो वो रोड है जो ओशंस के थ्रू जाता है, वो किन को कनेक्ट करता है, वो चाइना को कैसे बाहरी दुनिया से मिला देती है? फॉर एग्जाम्पल, वो चाइनीज कोस्टल सिटीज से निकल के साउथ चाइना सी से जाता है, साउथ चाइना। तो चाइनीज कोस्टल सिटीज से ये जो सी रूट्स है, जहां तक मैरीटाइम सिल्क रोड की बात है, MSR की बात है, वो चाइनीज कोस्टल सिटी से निकल के साउथ चाइना सी में चला जाता है, साउथ चाइना सी से वो इंडियन ओशन में चला जाता है, और इंडियन ओशन से वो यूरोप चला जाता है। इसके 2 रूट्स निकलते हैं। जैसे सिल्क रोड के जो वो था सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, उसके 3 रूट्स निकलते हैं, और इसी तरह जो मैरीटाइम सिल्क रोड है उसके 2 रूट्स निकलते हैं। उसमें एक रूट जो है वो चाइनीज कोस्टल सिटी से निकल के साउथ चाइना सी में चला जाता है, और साउथ चाइना सी से वो आगे चलकर इंडियन ओशन में चला जाता है, और इंडियन ओशन से फिर यूरोप में चला जाता है, एक रोड। और जो दूसरा रोड मैरीटाइम सिल्क रोड का निकलता है ओशंस के थ्रू, जो दूसरा रोड निकलता है वो चाइनीज कोस्टल सिटीज से सीधे साउथ चाइना सी
और साउथ चाइना सी से आगे साउथ पैसिफिक, क्योंकि मैंने आपको बता दिया जो साउथ चाइना सी है ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। तो इस तरह जो दो रूट्स निकलते हैं मैरीटाइम सिल्क रोड के ओशंस के थ्रू, एक चला जाता है चाइना से निकल के, चाइनीज कोस्टल सिटी से निकल के वो साउथ चाइना सी में चला जाता है, फिर इंडियन ओशन में, फिर वो यूरोप चला जाता है। और दूसरा जो रोड है वो चाइनीज कोस्टल सिटीज से फिर साउथ चाइना सी में, और साउथ चाइना सी से डायरेक्टली वो साउथ पैसिफिक ओशन चला जाता है। तो ये वो दो रूट्स हैं जो सी से निकलते हैं और यानी मैरीटाइम सिल्क रोड से निकलते हैं, और तीन रूट्स या तीन रोड्स जो थे वो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट से निकलते थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जो चाइना की कनेक्टिविटी है ये ग्लोबल लेवल पर कितनी इंपॉर्टेंट है, ये ग्लोबल लेवल पर कितनी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चाइना इन इनिशिएटिव्स पे काम क्यों कर रहा है, चाइना को इतना इंटरेस्ट क्यों है? एक तो ये रोड्स है, चाहे ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, या डेवलपमेंट चाइना की, मतलब जो चाइनीज की डेवलपमेंट्स हो रही है गवादर पोर्ट पे, सिपेक जो पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर है, म्यांमार के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर है, बांग्लादेश के साथ सी पोर्ट पे काम हो रही है, श्रीलंका के साथ सी पोर्ट पे काम हो रही है, या इसके अलावा ईरान के साथ आप ये काम कर रहे हैं। चाइना इतना इंटरेस्टेड क्यों है? क्योंकि जब ग्लोबल लेवल पर देखते हैं चाइना को चैलेंज करने के लिए भी इस वक्त अमेरिका और इंडिया फॉर एग्जाम्पल आपस में कॉपरेशन कर रहे हैं। एक साइड से अमेरिका और इंडिया कॉपरेशन कर रहे हैं, और दूसरे साइड से एक ट्रायंगल आ जाता है जापान अमेरिका और इंडिया का चाइना को काउंटर करने के लिए, और तीसरे साइड से एक क्वाड्रिलेटरल आ जाता है चाइना को काउंटर करने के लिए जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स है। तो चाहे वो क्वाड्रिलेटरल की बात हो, चाहे वो एक ट्रायंगल की बात हो, चाहे वो बायलेटरल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स की बात हो, इन सब का जो इनिशिएटिव ये है वो ये है टू counterbalance the Chinese influence, counterbalance the rising China in Asian continent और at the global level. That is why China भी इतना interested है, वो अपनी ये जो preponderance है उसको बढ़ाना चाहता है, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना चाहता है, अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है। That's why China is also making such developments, चाहे वो bilateral level पे ये developments कर रहा है या वो one belt one road initiatives के साथ आगे जा रहा है। As far as areas of cooperation is concerned, areas of cooperation are concerned, जहां तक वन बेल्ट वन रोड की बात है, एरियाज ऑफ कोऑपरेशन इसमें क्या रहते हैं? इसमें सबसे पहली बात जो रहती है वो रहती है पॉलिसी कम्युनिकेशन, इंटर गवर्नमेंटल कम्युनिकेशन इन ऑर्डर टू फ्रेम कंसेंसस, हैव एग्रीमेंट्स, हैव म्यूचुअल ट्रस्ट विच विद ईच अदर और अमंगस्ट ईच अदर। इसके अलावा जो दूसरी चीज रहती है कनेक्टिविटी विया इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी विया इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी विया इंफ्रास्ट्रक्चर में आएंगे कनेक्टिविटी विया रोड्स, विया रेलवेज, विया सैटेलाइट कम्युनिकेशन, या उसमें हम ये भी कह सकते हैं फाइबर ऑप्टिक लाइन्स या सी रूट्स, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो भी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो होती है कनेक्टिविटी विया इंफ्रास्ट्रक्चर। या ये क्यों कर रहे हैं एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, ये क्यों कर रहे हैं? इसमें ये भी आता है इन ऑर्डर टू बूस्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, बूस्ट ट्रेड capital and investment, make prosperity in economic sector, make prosperity in foreign direct investment। इसके अलावा provide financial support via economic institutes, जो भी इनके सेंट्रल बैंक्स होंगे आपस में, जो भी उनके अपनी लोकल लेवल पे या कॉपरेशन जो आपस में कर रहे हैं, जो इनके इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट्स है फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए, एक दूसरे को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए इनके कॉमन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट्स, या इन ऑर्डर टू बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड एनहेंस पीपल टू पीपल कंटेक्ट। तो ये 5 एरियाज ऑफ कॉपरेशन है जहां तक वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव की बात है। तो पॉलिसी कम्युनिकेशन, intergovernmental communication for consensus, for agreement, for increasing mutual trust, people to people contacts, financial support to each other, boosting trade, capital and investment, and connectivity via infrastructure like roads, railways, satellites, fiber optic lines, या कॉन्टिनेंटल लेवल जो कनेक्टिविटी है थ्रू सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये वो चीजें हैं जो एरियाज ऑफ कॉपरेशन है जहां तक चाइना के वन बेल्ट या वन रोड इनिशिएटिव्स की बात थी। तो दिस वाज ऑल अबाउट चाइना, कि धीरे धीरे ये चाइना कैसे मतलब प्रॉस्पर हो रहा है, और चाइना राइट नाउ कैसे एक इमर्जिंग पावर बन रहा है, या कैसे चाइना इज गोइंग टू रिप्लेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका till 2040 as far as economic race is concerned। इसके अलावा अगर हम स्ट्रेटजिकली देखेंगे चाइना, चाहे वार प्लेन्स की बात हो, न्यूक्लियर वेपन्स की बात हो, ऑलरेडी चाइना इज एन एटॉमिक पावर, क्योंकि चाइना ने 1964 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो चाइना एक एटॉमिक पावर है। तो इसके अलावा जो बाकी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है चाइना की,
तो टेक्निकली ये बड़े मतलब सोफिस्टिकेटेड है, बड़े एडवांस्ड है। तो टेक्निकली या अगर हम देखेंगे मिलिटरीली या स्ट्रेटजिकली, जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स भी आते हैं, मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी आती है, तो चाइना बहुत आगे है, एडवांस्ड है। और जहां तक वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात है, पॉलिटिकल सिस्टम की बात है, एज यू नो वहाँ कोई ये मल्टी पार्टी सिस्टम तो है नहीं। और जो वहाँ रिजीम है, जो पॉलिटिकल रिजीम है जी जिनपिंग की, जो यूनिटरी सिस्टम है वहाँ पे, यूनिटरी सिस्टम से भी इनको बड़ा बैक सपोर्ट मिलता है, क्योंकि यूनिटरी सिस्टम में यू आर एबल टू टेक क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि वहाँ कोई डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, वहाँ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स है, वहाँ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से। तो चाहे पॉलिटिकल रिजीम की बात हो, मिलिट्री या टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस की बात हो, हार्ड पावर की बात हो, या अगर चाइनीज जो इस वक्त देखेंगे सॉफ्ट पावर की बात हो, वो भी बड़ा पॉपुलर हो रहा है अमेरिकी सॉफ्ट पावर की तरह, अमेरिकी कल्चर की तरह जो चाइनीज कल्चर है वो भी बड़ा पॉपुलर हो रहा है। तो जहां तक बात है मिलिट्री पावर की, हार्ड पावर की, सॉफ्ट पावर की, या इकोनॉमिक यानी स्ट्रक्चरल पावर की, या पॉलिटिकल रिजीम की, बैक में पॉलिटिकल रिजीम की, या चाइना की जियो पॉलिटिक्स में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो चाइनीज जो इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड लेवल पे, रीजनल लेवल पे, सब कॉन्टिनेंट लेवल पे, वो भी बड़ी मतलब अहमियत के हामिल है। सो दिस वाज ऑल अबाउट चाइना, एंड नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट इंडिया एंड जापान, फर्स्ट जापान एंड देन इंडिया एंड इट्स फॉरेन पॉलिसी।